Namaskar. A very happy Independence Day to each and every one of you. I am Drishti Jain and I welcome you to घटना सूत्र. आज हम पढ़ेंगे 15 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स जो आज के न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट है, बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव से. तो प्रीलिम्स में सबसे पहले देखते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज निर्मिति केंद्रास फॉल अंडर आरटीआई एक्ट एम्बिट सेज कर्नाटका हाईकोर्ट. तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने क्या बोला है कि जो निर्मिति केंद्रा है वो आरटीआई के जुरिस्डिक्शन में आते हैं. तो कर्नाटका हाईकोर्ट रूल्ड दैट निर्मिति केंद्रा सेटअप, अब क्यों बने थे निर्मिति केंद्रास? सेटअप टू डेवलप कंस्ट्रक्शन स्किल्स डेवलप करने के लिए बने थे और एग्जीक्यूट करना था उनको स्टेट सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स. तो आरटीआई एक्ट के अंदर आते हैं. ठीक है, ये वर्डिक्ट आया अगस्त 6, 2025 को अंडर जस्टिस सूरज गोविंद राज. अब की फैक्ट्स में देखते हैं. तो जो आरटीआई एक्ट है 2005 का, वो एम्पावर करता है सिटीजन्स को इन्फॉर्मेशन लेने के लिए फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज़. अब पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है आरटीआई एक्ट में? तो सेक्शन 2H में लिखा हुआ है कि पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है. तो ये इंक्लूड करती बॉडीज स्टैब्लिश्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब या तो जो गवर्नमेंट ने बनाई है या तो जो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है गवर्नमेंट के द्वारा. अब इसकी मिनिस्ट्री कौन सी कंसर्न है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन वाला काम हो रहा है उससे रिलेटेड, तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए में, जो गारंटी करता है हमारे स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम को, और वो बेसिस है राइट टू इन्फॉर्मेशन का. फिर मतलब इसके पहले कौन सा ऑर्डर आया था इंपॉर्टेंट है, जो थालापक्कम सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2013 का. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि पब्लिक अथॉरिटी का स्कोप क्या है आरटीआई एक्ट के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज अहेड ऑफ समुद्रयान 2 एक्वानॉट्स अंडरटेक डीप डाइव्स इनटू द अटलांटिक. तो समुद्रयान मिशन के पहले क्या हो रहा है, अभी 2 एक्वानॉट्स हैं वो अटलांटिक में गए हैं डीप डाइविंग के लिए. तो जतेंद्र पाल सिंह एंड आर रमेश, बोथ साइंटिस्ट्स एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने डीप सी डाइव्स ली है अटलांटिक ओशन में. अब वेसल कौन सा यूज़ किया है? फ्रेंच रिसर्च सबमर्सिबल नॉटिकल, और हिस्टोरिकली ये फर्स्ट है क्योंकि डीपेस्ट डाइव बाय इंडियंस है, और प्रीवियस रिकॉर्ड था 670 मीटर्स का बाय सिंह हिमसेल्फ. ये जो है ना जतेंद्र पाल सिंह, उनके द्वारा. समुद्रयान मिशन की बात करें तो ये कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई, और ये पार्ट ऑफ डीप सी मिशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आता है. कौन से मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि 3 लोगों को सबमर्सिबल वेसल जो कितने डेप्थ तक जा सकती है 6000 मीटर्स डेप्थ तक, फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉलीमेटेलिक नॉड्यूल्स, बायोडाइवर्सिटी एंड मिनरल रिसोर्सेज, उसके लिए भेजना है. France's nautical submersible has been in service since 1984, capable of diving to 6000 meters. तो जो फ्रांस की नॉटिकल है वो 6000 मीटर्स के डाइविंग तक पॉसिबल है उसके लिए. डीप सी ओशन मिशन का बजट की बात करें तो 4077 करोड़ बजट है डीप सी मिशन का बजट. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज डॉक्टर वी स्पेयर्स, ओलंपिक हॉकी मेडलिस्ट पासिस अवे. तो डॉक्टर वी स्पेयर्स की डेथ हो गई है, जो ओलंपिक मेडलिस्ट, हॉकी के ओलंपिक मेडलिस्ट थे. 1972 में जो म्यूनिच ओलंपिक हुआ था उसमें जब ब्रॉन्ज मेडल जीता था इंडिया ने, उस टाइम की बात है. और फादर थे जो अपने लीजेंडरी प्लेयर हैं लिएंडर पेस के, तो उनके वो फादर थे, और इनकी अभी कोलकाता में डेथ हुई है. अब इसमें ये सब याद नहीं रखना है वो कहाँ के थे क्या थे, बस ये याद रखना है ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे और लिएंडर पेस के फादर थे. उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 1972 म्यूनिच ओलंपिक्स में. फिर इंटरनेशनल डेब्यू, ये सब याद नहीं रखना है, सिर्फ हम पढ़ लेते 1972 हैम्बर्ग टूर्नामेंट. सीधे आते की फैक्ट्स में कि इंडियंस मैन हॉकी ओलंपिक मेडल हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब हॉकी मेडल की क्या हिस्ट्री रही है पोस्ट इंडिपेंडेंस मेंस में. तो गोल्ड हमने जीता 1948 में, 1952 में और 1956 में. कंटिन्यूस देखो 48, 52, 56. फिर सिल्वर जीता 1960 में, 1968 में ब्रॉन्ज, 1972 में ब्रॉन्ज और 2020 में ब्रॉन्ज. इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुआसने, स्विट्ज़रलैंड. और लिएंडर पेस ओलंपिक मेडल कब जीते थे? ब्रॉन्ज जीते थे टेनिस में, और कब? 1996 एटलांटा ओलंपिक्स में. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज पाकिस्तान विल सेंड रॉकेट फोर्स कमांड सेज पीएम शहबाज शरीफ. तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बोला है रॉकेट फोर्स कमांड का स्टैब्लिशमेंट करेंगे टू ओवरसी पाकिस्तान मिसाइल कैपेबिलिटीज़ को ओवरसी करने के लिए. और ये अनाउंसमेंट आया है, अभी उनका इंडिपेंडेंस डे था ना 14 अगस्त को, उस स्पीच में आया है. अब की हाइलाइट्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम में क्या क्या है? शाहीन, घौरी और अब्दाली सीरीज़, जैसे अपना अलग अलग है ना बैलिस्टिक मिसाइल का, वैसा. तो इनमें कौन कौन सा है? शाहीन, घौरी और अब्दाली. लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर्स कौन है पाकिस्तान के? चाइना और टर्की. ठीक है.
फिर नेक्स्ट टॉपिक इज 2 ब्रेव हार्ट्स फ्रॉम बिहार इन ऑपरेशन सिंदूर टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड। तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम इंडियन एयरफोर्स में बिहार से कुछ लोगों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो इनमें 2 लोगों को गैलेंट्री अवार्ड मिलने वाला है। अलॉन्ग विद देम 15 अदर ब्रेव पर्सनल विल रिसीव गैलेंट्री अवार्ड्स इंक्लूडिंग वीर चक्र। और ये भी अनाउंसमेंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने किया है। अब कौन कौन है टॉप गैलेंट्री विनर रिसिपेंट्स? तो एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल अवधेश कुमार भारद्वाज, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई एंड लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा टू रिसीव सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। तो इसमें सब याद नहीं रखना है, सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए। टोटल अवार्ड्स अनाउंस हुए 127 2025 के लिए। उसमें 4 कीर्ति चक्र है, 15 वीर चक्र है, 16 शौर्य चक्र है, 2 बार 2 सेना मेडल गैलेंट्री और 58 सेना मेडल, 6 नौसेना मेडल, 26 वायु सेना मेडल, 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, 9 उत्तम युद्ध सेवा मेडल और 24 युद्ध सेवा मेडल। और फर्स्ट टाइम ऑनर है अग्निवीर के लिए, तो अग्निवीर को मिला है सेना मेडल। कौन सा? गैलेंट्री अवार्ड, सेना मेडल। नेक्स्ट टॉपिक इज खुदीराम वॉज हैंग्ड इन मुजफ्फरपुर, पीर अली खान इन पटना। तो फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें यदि हम, तो खुदीराम बोस जिनको 18 ईयर्स एट द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड 8 मंथ्स, तो वो सिर्फ 18 साल के थे, 18.5 साल के, जब उनको एग्जीक्यूट किया गया था 11 अगस्त 1908 में। कहाँ पे किया गया था? मुजफ्फरपुर जेल में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस में। वैसे ही पीर अली खान एक रिवॉल्यूशनरी थे, बहुत फेमस, 1857 के टाइम पे। उनको एग्जीक्यूट किया था 7 जुलाई 1857 को पटना में। ठीक है, तो अब खुदीराम बोस और पीर अली खान के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो खुदीराम बोस यंगेस्ट मार्टियर थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के, और अरेस्ट किया गया था उनको इन्वॉल्वमेंट इन मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी टू असैसिनेट अ ब्रिटिश जज। तो एक मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी हुई थी जिसमें उन्होंने ब्रिटिश जज को मारने का ट्राई किया था, तो उसमें खुदीराम बोस को फिर हैंग कर दिया गया। और पीर अली खान की बात की जाए तो एक ही रिवॉल्यूशनरी थे ड्यूरिंग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन बिहार, रिफ्यूज टू बीट्रे फेलो रिवॉल्यूशनरीज अंडर ब्रिटिश इंट्रोगेशन। अब 7 जुलाई 1857 का इंसिडेंस क्या था कि 19 रिवॉल्यूशनरीज वर हैंग्ड ऑन द सेम डे, जब पीर अली खान को किया ना उसी टाइम। और एग्जीक्यूशन का लोकेशन खुदीराम तो अभी अपन ने देख लिया, मुजफ्फरपुर जेल, और पीर अली खान को पटना में। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑर्गेनाइज्ड 2 days नेशनल कॉन्फ्रेंस MAPIKI 2025 विद द थीम मेजरमेंट्स फॉर ऑल टाइम्स फॉर ऑल पीपल। तो कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। तो CSIR की जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, उसने 2 day का कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है MAPIKI मापिकी 2025, जिसमें मेजरमेंट रिलेटेड चीज़ है, मेजरमेंट फॉर ऑल टाइम्स एंड ऑल पीपल। तो ये मेट्रोलॉजी के फील्ड में इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट। ठीक है, एक्टिविटीज़ क्या है कि रिलीज ऑफ फ्लायर ऑन कैलिब्रेशन एंड टेस्टिंग एक्टिविटीज़ ऑफ फिजिको मैकेनिकल मेट्रोलॉजी डिवीजन CSIR NPL। इंडिया की नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट CSIR NPL मेंटेन करती है नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट, जो ट्रेसेबल है SI यूनिट से रिलेटेड। अब इसमें की फैक्ट्स क्या है कि एक मीटर कन्वेंशन है, जिसको ट्रिटी ऑफ मीटर भी बोलते हैं, इज़ एन इंटरनेशनल ट्रिटी जो पेरिस में साइन हुई थी 1875 में 17 नेशंस के द्वारा। इसका प्राइमरी गोल है इस्टेब्लिश करना ग्लोबल यूनिफाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, पर्टिकुलरली फॉर मेट्रिक सिस्टम। और इस ट्रिटी से बना था इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, एंड इंडिया बिकेम अ सिग्नेटरी टू द मीटर कन्वेंशन इन 1957। तो आई होप ये क्लियर है। अब अपन आते हैं मेंस के टॉपिक में। यहाँ हमारा प्रीलिम्स वाला टॉपिक खत्म हुआ। ठीक है, तो मेंस में फर्स्ट टॉपिक इज़ फेडरल बैलेंस इज़ अ की डेमोक्रेसी इंडिकेटर। तो एडिटोरियल का नाम है फेडरल बैलेंस इज़ अ की डेमोक्रेसी इंडिकेटर। तो इस आर्टिकल में हमको क्या देखना है कि मैंने पहले इसका क्रक्स लिखा है, वो देखते हैं कि फेडरलिज्म क्या है, ये देखेंगे। हिस्टोरिकल डायमेंशन क्या है, ये देखेंगे फेडरलिज्म का। कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन देखेंगे। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे। इकोनॉमिकल एंड फिस्कल पर्सपेक्टिव देखेंगे। सोशियो कल्चरल डायमेंशन देखेंगे। और कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस जो हैं फेडरलिज्म में वो देखेंगे। उसके बाद हम सजेस्ट करेंगे कुछ चेंजेस। ठीक है, तो ये आर्टिकल में देखते हैं कि अभी ये आर्टिकल एम्फेसाइज करता है एक ट्रू फेडरल सिस्टम में, जहाँ पे स्टेट्स शुड नॉट हैव टू प्रोटेस्ट, लिटिगेट और प्लीड फॉर देयर राइटफुल शेयर ऑफ रेवेन्यूज़। मतलब कि दोनों को राइट्स मिलेंगे, स्टेट और सेंटर दोनों को। अब हिस्टोरिकल डायमेंशन की बात करते हैं तो इंडिया का इंडिपेंडेंस था, वो रिजल्ट था नेशन वाइड मूवमेंट का, और उसमें एम्फेसिस था यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। लीडर्स ने एनविजन किया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहाँ पे स्टेट्स इक्वल पार्टनर्स हैं। ऐसा नहीं कि सेंटर बड़ा है स्टेट्स छोटे, स्टेट्स इक्वल पार्टनर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग एज यूनियन ऑफ स्टेट्स एम टू कंबाइन यूनिटी विथ रीजनल ऑटोनॉमी। तो यूनिटी और रीजनल ऑटोनॉमी को कंबाइन किया। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन की बात की जाए तो डिवीजन ऑफ पावर्स। तो हमने कैसे डिवाइड किया पावर्स को?
सेवन शेड्यूल में हमने 3 लिस्ट बनाई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इससे अलग, जैसे अब यूनियन लिस्ट में यूनियन को पावर है, स्टेट लिस्ट में स्टेट को, कंकरेंट में दोनों को पावर है, बट प्रिवेल किसका करता है, जो सेंट्रल लेवल पे बात होती है वो। ओवर टाइम यूनियन एनक्रोचमेंट इनटू स्टेट लिस्ट हैज़ ग्रोन अंडरमाइनिंग डिसेंट्रलाइजेशन। तो अभी क्या हो रहा है कुछ समय से कि यूनियन का एनक्रोचमेंट हो रहा है स्टेट लिस्ट में, उससे दिक्कत आ रही है। फिर अभी प्लानिंग कमीशन एबॉलिश हुआ, उसको रिमूव किया और नीति आयोग बना, जिससे फिस्कल एलोकेशन पावर्स लिमिटेड है जिसके। आर्टिकल 1 की बात की जाए तो इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया है, जिससे पता चलता है कि फेडरलिज्म का कितना इंपॉर्टेंस है। और 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है 41% डिवोल्यूशन ऑफ यूनियन टैक्सेस। ठीक है। पॉलिटिकल डायमेंशन की बात करते हैं तो पोस्ट 2014 सेवरल नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स फेस्ड पॉलिटिकल एंड फिस्कल मार्जिनलाइजेशन। गवर्नर रूल था बहुत सारे स्टेट्स में, जिसने क्रिएट किया सेंटर स्टेट टेंशन। और तमिलनाडु के जो लैंग्वेज राइट्स थे वो स्ट्रगल रिफ्लेक्ट करते कि कितना टेंशन है सेंट्रल डायरेक्टिव्स और स्टेट ऑटोनॉमी में। जैसे स्पेसिफिकली ये कहाँ होता है, सदर्न स्टेट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि वो नॉन हिंदी रीजन हो जाता है ना। फिर इकोनॉमिक एंड फिस्कल डायमेंशन की बात की जाए तो तमिलनाडु ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर स्टेट है फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, विथ 11.9% GDP ग्रोथ और डबल डिजिट रेट है 14 ईयर्स में। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट और डाटा सेंटर ग्रोथ की बात की जाए तो ये स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियलाइजेशन दिखता है यहाँ पे। डिनाइल और डिले ऑफ फंड्स 22,000 करोड़ अंडर समग्र शिक्षा अभियान, रिस्ट्रिक्शंस है PM श्री स्कीम में। टैक्स डिवोल्यूशन गैप की बात की जाए तो ये रिड्यूस करता है स्टेट की कैपेसिटी को फॉर वेलफेयर एंड डिसेंट्रलाइजेशन, वेलफेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशियो कल्चरल डायमेंशन की बात करें, जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है वो प्रोटेक्टेड है कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस से। और जवाहरलाल नेहरू का जो एश्योरेंस था कि हिंदी वुड नॉट बी इम्पोज्ड ऑन नॉन हिंदी स्पीकर्स, ये अभी एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। और एनक्रोचमेंट जो कल्चरल और लिंग्विस्टिक राइट्स पे है वो स्ट्रेन करता है कोई सोशल कोहेजन। कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस की बात की जाए तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ स्कीम्स विदाउट स्टेट फ्लेक्सिबिलिटी, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ फिस्कल ट्रांसफर्स है जिससे सही तरीके से फंड ट्रांसफ़र नहीं हो पाते, यूनियन रिटेनिंग लार्जर फिस्कल कंट्रोल, रिड्यूसिंग स्टेट डेवलपमेंटल कैपेसिटी, और डिले इन रिकॉग्नाइजिंग एंड सेलिब्रेटिंग स्टेट्स कंट्रीब्यूशन टू नेशनल GDP। तो नेशनल GDP में जो स्टेट का कंट्रीब्यूशन है उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते बहुत बार। अब हम इन सब चीज़ों को फेडरलिज्म में जो इश्यूज़ है उसको सही करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो स्ट्रेंथन करना है फिस्कल फेडरलिज्म पे, ऐसे सही तरीके से डिवॉल्व करना है, रिवाइज़ करना है 7 शेड्यूल को जिससे हम क्लैरिफाई कर सके स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट को, इंस्टीट्यूशनलाइज करना है इंटर स्टेट्स काउंसिल को, रिफॉर्म करना है गवर्नर्स रूल को, जैसे कभी कभी होता है ना अपनी मर्जी से लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंश्योर करना है कल्चरल फेडरलिज्म जिससे एथनिक डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी इंश्योर हो सके, और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव पे फोकस करना है, जैसे जिसकी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, गवर्नेंस अच्छा, उनको हम अच्छा फिस्कल ट्रांसफर्स करें विदाउट पॉलिटिकल बायस। ठीक है, तो आई होप ये आर्टिकल क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में, द न्यू बैकबोन ऑफ इंडियाज़ मिलिट्री इनोवेशन। तो देखो ये आर्टिकल ना हम ये काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, हम इसको एकदम शॉर्ट में देखेंगे। इसका मैंने क्रक्स लिखा हुआ है, इंडिजिनाइजेशन के रेफरेंस में है कि इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव क्या है डिफेंस का, डिफेंस इनोवेशन क्या है, उसके लिए इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव क्या है, इकोनॉमिकल और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस पे क्या फोकस है, और उसके लिए हम और क्या कर सकते हैं और अच्छा करने के लिए। तो इंडिया का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है ना, ये विटनेस कर रहा है ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट, जिसमें स्टार्टअप और MSME आते जा रहे हैं मिलिट्री प्रोडक्शन में। तो इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी में क्या है कि IDEX इनिशिएटिव है जहाँ पे हम स्टार्टअप और MSME को फोकस कर रहे हैं, जिसमें हम स्पेस टेक्नोलॉजी मटेरियल्स वगैरह बनाने में प्रमोट करेंगे स्टार्टअप्स को। IDEX प्राइम ट्रैक में अदिति स्कीम लॉन्च हुई है जो फंडिंग मिलेगी नए प्रोजेक्ट्स को। स्प्रिंट की बात की जाए तो ये नेवी का है, ये इसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स है इसमें अलग अलग कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा नेवी के थ्रू। डिफेंस एक्विजिशन प्रोक्योरमेंट, तो इसमें मेक टू एंड बाय ये वाला जो है ना, इसमें क्या है इंडिजिनाइजेशन की भी बात है और प्राइवेट पार्टिसिपेशन की भी। अब इनोवेशन की बात की जाए तो मैरीटाइम इनोवेशन में क्या है, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, तो इसने 50th स्प्रिंट कॉन्ट्रैक्ट जीता है ऑटोनॉमस वेपनाइज्ड बोट स्वैम्स के लिए। MOU है बोइंग लिक्विड रोबोटिक्स के साथ, जिसमें बोइंग कंपनी के साथ हमने टाई अप किया है। एयरबॉर्न इनोवेशन की बात की जाए तो आइडिया फॉर इसने सिक्योर किया है ₹137 करोड़ का रिपीट ऑर्डर फॉर स्विच UAVs। आर्टिमम एरोस्पेस की बात की जाए तो इसने भी UAV के लिए कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है, ये आपको याद नहीं रखना है लेकिन। फिर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात की जाए तो डिफेंस कॉरिडोर्स बने हैं उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में जो क्लस्टरिंग सप्लायर्स हैं। सेकेंड है प्राइवेट सेक्टर इंटीग्रेशन किया है हमने, और इंडिजिनाइजेशन और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे फोकस किया है, जिसे पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट निकाली है कि ये चीज़ें आपको यहीं से लेना है, आप बाहर से नहीं मंगा सकते, और सृजन पोर्टल लाया है इसी के लिए। फिर इंपोर्ट लिस्ट निकाली है कि क्या इंपोर्ट कर सकते हैं, क्या इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो जो नहीं कर सकते उसके लिए नो इंपोर्ट लिस्ट। और मेन स्ट्रीम किया है डिफेंस नेसेसिटी को।
इकोनॉमिकल और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो हमने एनहांस किया रेजिलियंस, कैपेबिलिटी और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, और सेल्फ रिलायंस पे फोकस किया आत्मनिर्भर भारत के विजन के थ्रू। अब हम इसमें और क्या कर सकते हैं, तो एक्सपैंड कर सकते हैं IDEX एंड अदिति फंडिंग पोर्टल को, इंटीग्रेट करेंगे R&D कोलैबोरेशन को, एक्सपोर्ट प्रमोशन बढ़ाएंगे, टाइमली प्रोक्योरमेंट क्लियरेंसेस देंगे सस्टेन करने के लिए, प्रमोट करेंगे डुअल यूज़ टेक्नोलॉजी को सिविलियन और मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए, और डिफेंस इनोवेशन डाटा हब बनाएंगे ट्रांसपेरेंट ट्रैकिंग के लिए। ठीक है, तो आई होप ये आर्टिकल क्लियर है, आई होप ये क्लियर है ना। अब अपन शाम को मिलेंगे इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेके। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।